पुरानी क्लास में मिले थे, पिछली क्लास में हमने साइंस में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में बात की थी। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको एसिड बेस और सॉल्ट के लिए भी बताया था। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैंने वीडियो को कंटिन्यू ना रखने के बजाय मैंने वीडियो को स्प्लिट करना उचित समझा, जिससे कि आप बोर ना हो। तो अब ये उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आपको मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लीज, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में इस चैप्टर में हमने बात करनी है। इस चैप्टर में हमें मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। मींस सबसे पहले अपने आप ही क्वेश्चन बना लीजिए कि व्हाट इज मेटल। फिर ऐसे ही बना लीजिए व्हाट इज नॉन मेटल। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटल। इसके बाद में हम मूव करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या जानना है, इसके बाद में हमें इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। इसके बाद में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग metals and non metals, ये हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम आपको बताते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो सबसे नंबर 1 पे हमारा है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसमें, दैट इज एक क्वेश्चन टाइप से है, दैट इज मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, व्हाई। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम डज नॉट react with cold water, reacts with cold
वाटर, कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? वाई? इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, सबसे पहला ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, बी डाइल्यूट HCl, सी डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। मतलब मेटल्स की जो रिएक्शंस हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो आपको तैयार करनी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शंस हैं वो तैयार करनी है, और नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन मेटल्स की हैं वो आपको इस चैप्टर में तैयार करनी है। इसके बाद में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पढ़ना क्या है ये ध्यान रखना, पहले ये बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना। नंबर 1, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको रटनी है, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको रटनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 5, रिएक्शन, रीजन बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि व्हाई मेटल्स रिएक्ट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। तो आपको इसके पीछे का रीजन निकालना है, रीजंस बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको ये तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैं वो आपको बताता हूं कि आपको फॉर्मेशन ऑफ NaCl में ध्यान क्या रखना है। पहली चीज रिएक्शन ध्यान रखनी है, दूसरी चीज यूजेस ध्यान रखने हैं, और तीसरी चीज प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज टॉपिक नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो केमिकल या केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके फॉर्मेशन के तरीके होते हैं। हम क्लास 10th में कोवैलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे और आयनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड्स मैं आपको बता देता हूं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जहां पर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर शेयरिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग होती है टू एक्वायर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये होते क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग डालूं और उसको सब कैटेगराइज करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आयनिक कंपाउंड्स, अगर इसको मैं सब कैटेगराइज करूं तो मैं इसमें आपको बताऊंगा आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बात व्हाट, ये होते क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नंबर 3, इनके यूजेस क्या हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। और नंबर 4, एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। समझ रहे हो ना बच्चा?
ध्यान से प्लीज इनको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट 8th टॉपिक है, लास्ट नहीं, दैट इज मिनरल्स एंड ओर्स। आपके में एक टॉपिक है मेटलर्जी, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इसी के अंदर सब कैटेगराइज मैं इसको किए दे रहा हूं। आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 मिनरल की डेफिनेशन, मिनरल की डेफिनेशन, ठीक है, मिनरल की डेफिनेशन, ठीक, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज, इसके बाद में ओर्स क्या होते हैं। देखो मिनरल्स और ओर्स अलग अलग चीज नहीं है। ओर्स उन मिनरल्स को कहते हैं जहां से हमें मेटल चीपली अवेलेबल होता है, मतलब जहां से ऐसा मिनरल जिस मिनरल से हम मेटल को इजीली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकें, दैट इज अ ओर। जैसे एल्यूमिनियम के लिए ओर क्या है, बॉक्साइट, आयरन के लिए और क्या है, हेमाटाइट, ठीक है। तो ओर्स क्या होते हैं, पहली बात डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ओर्स को आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ओर्स को याद रखना है कि आयरन का ओर क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, जैसे मरकरी का ओर क्या होता है, सिनाबार। तो आपको ये सारे ओर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज और इनके केमिकल, अगर केमिकल फॉर्मूले याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप याद कर लो, रिस्क मत लो, ठीक है। वैसे ही ये सब रिस्क वाला ही है, मैंने आपको इतना सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके बता दिया। इसके बाद में जो हमारा 9th टॉपिक आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसके पहले भी एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज गॉन्ज। भैया 1 नंबर में आ सकता है, GANGUE, GANGUE। जब मेटलर्जी हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको गॉन्ज और फ्लक्स नाम से 2 टर्म्स देखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में जो हमारा 10th टॉपिक है, दैट इज कैल्सिनेशन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहोगे सर इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं यार ये सब इंपॉर्टेंट ही है, तभी मैं तुमको अलग से बना के दे रहा हूं, वरना ये सब किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन याद रखना है अगर कोई रिएक्शंस हैं इसमें, और फिर आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कैल्सिनेशन के बाद में जो हमारे पास 11 नंबर पर है, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग किस तरीके से होती है, कैसे कैसे ओर्स के लिए हम रोस्टिंग का यूज करते हैं, आपको ये याद रखना है। इन शॉर्ट मैं मेटलर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। इसके बाद में जो हमारे 12 नंबर पर टॉपिक है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के मैं नाम बता देता हूं। देखो भैया मैंने पेपर तो देखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं और वो पेपर में ना आए हो, ठीक है। तो इसीलिए ट्रस्ट करते हुए इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर मेटल्स बता दे रहा हूं, जैसे जिंक का एक्सट्रैक्शन, मरकरी का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन और आयरन का एक्सट्रैक्शन। इनके एक्सट्रैक्शंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में रिफाइनिंग, जो हमारा 13th टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफाइनिंग कि भाई मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होगी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की मेटल्स को प्योरीफाई या रिफाइन कैसे किया जाएगा। उसके बाद में जो हमारा 14th टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोजन। देखो ये पहले चैप्टर में भी मिला था और यहां पर भी मिल रहा है। यहां किस लिए मिल रहा है, क्योंकि यहां मेटल्स की बात हो रही है और आयरन एक मेटल है
और आयरन की रस्टिंग होती है, आयरन का कोरोजन होता है। कोरोजन एक्चुअल में क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब देखो कुछ कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके लिए कोरोजन बहुत ज्यादा यूजफुल है, और कुछ कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके लिए कोरोजन एकदम जहर है, जैसे कि आयरन के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो कोरोजन, और एक लास्ट टॉपिक है बट नॉट लीस्ट, दैट इज जितना भी ज्यादा आप डिफरेंस पता कर लो, तैयार कर लो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, उतना ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके लिए मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स में प्रेजेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना दी है, उन सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब काम आपका है कि इन टॉपिक्स को बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ इनको तैयार करना है, रटना है। अगर नहीं याद हो रहा है रट्टा मारो, ठीक है, क्योंकि टाइम बचा नहीं है आपके पास। ओके, अगर आपने ये पढ़ रखे हैं तो इनको रिवाइज कर लो, लिख लिख करके देखो। जैसे अगर आप कोई चीज पढ़ते हो और भूल जाते हो तो उसके बाद में आप क्या करो, पढ़ने के बाद उसको तुरंत लिखो, अपने आप ट्राई करो, लिखने की कोशिश करो कि एटलीस्ट हाउ मच यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस आफ्टर रीडिंग, है ना। देखो हम दिन भर में 20 पन्ने पढ़ते हैं, 50 पन्ने पढ़ते हैं, 100 पन्ने पढ़ते हैं, डज नॉट मैटर्स। व्हाट मैटर्स कि वो जो 10 पन्ने हमने पढ़े हैं उन 10 पन्नों में से हमने कितना रिटेन किया है, कितना हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना हम रिकॉल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आई होप आप सभी बहुत समझदार हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का या केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर का, जो 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर मैं आपको बता, केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक या लास्ट चैप्टर है। इसमें मैं आपको जो जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो सारे टॉपिक आपको बिना किसी सोचे समझे, बिना कोई डाउट के आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, रट लेना है। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? ओके, सो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कि व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इधर ऑब्जेक्टिव में आएगा या डायरेक्ट 2 मार्कर में आ जाएगा या एजर्शन रीजन में आ सकता है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तीसरा जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर से, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चौथा जो हमारा टॉपिक है यहां पर, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। दिस इज द फोर्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक इज द सेल्फ लिंकिंग या कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो अपने साथ, अपने जैसे एटम से जुड़ करके मिलियंस ऑफ कार्बन एटम की कार्बन चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, ठीक है। और ऐसा कोई भी एलिमेंट 118 एलिमेंट में से नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो खुद के साथ जुड़ करके इतनी लंबी कार्बन चेन या इतनी लंबी चेन बनाए या जिसके अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो। सल्फर है कुछ हद तक, लेकिन वो भी उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? तो दैट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, या फिर हम बोलेंगे कैटनेशन, या फिर क्या बोलेंगे हम, कैटनेशन। तो आपको कैटनेशन को तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, या दूसरे नाम से आ सकता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। जो सिक्स्थ टॉपिक हमारा है दैट इज एलोट्रॉप्स। बाबा पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको तैयार करनी है। जैसे मैं आपको गिना देता हूं, सबसे पहले डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरेंस और कोक। जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। डायमंड के जब आप केमिकल स्ट्रक्चर में जाओगे, केमिकल अरेंजमेंट में जाओगे, तो आप ये पाओगे कि कार्बन एटम की जितनी भी बॉन्ड्स हैं, चार की चारों बॉन्ड बाकी कार्बन एटम्स के द्वारा एक्वायर्ड है, कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, जिस कारण कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो ऐसा कार्बन का एलोट्रॉप है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर, लाइक शीट, तो वहां पर एक बॉन्ड फ्री होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट फ्री बॉन्ड, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट अदर कार्बन एलोट्रॉप्स। मतलब कार्बन के बाकी एलोट्रॉप्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट बीइंग स्लीपरी, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन द इंजन ऑयल। ओके, गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके की आपको प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। एलोट्रॉप्स होते क्या है, एलोट्रॉपी क्या होती है, ये ध्यान रखनी है, पेपर में भैया देखने को मिलेगी। मेरी प्यारी बहनों, इस बात को ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट कर लो और अभी से रट्टा मारना चालू कर दो। क्लियर? दूसरी बात, जो सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी, जो सेवंथ हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं साथ ही साथ बताते भी जाता हूं, जहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिल जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। ठीक है। 9, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको तैयार करने हैं। 9th है हमारा एल्काइन के बारे में, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, लाइक दिस, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इथाइन जिसको बोलते हैं। तो आपको इसे तैयार करना है और इसकी प्रॉपर्टीज को भी तैयार करना है। तो ये हमारा 9th टॉपिक था। इसके बाद में देखो, इसमें आपको कम से कम 3-4 नंबर की नेमिंग आएगी। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर की आ जाए, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा। देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनो, और जो लिख रहा हूं वो तो आपको लिखना है ही। जो बोल रहा हूं वो शायद मैं बोर्ड पे ना लिखूं, तो उसे भी आप लिखते चलो। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें नेमिंग में 2 तरीके की नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है और दूसरी है IUPAC। दोनों, जिसमें आपको IUPAC सबसे ज्यादा तैयार करनी है। कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स के आपको कॉमन नेम ध्यान रखने हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम एथेनॉल को क्या बोलते हैं, जैसे एथेनॉल को, मेथनॉल को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ कॉमन नेम्स ध्यान रखने हैं। ठीक है। 11, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है प्रॉपर्टी,
आइसोमेरिज्म और इनके टाइप्स, और टाइप्स के साथ साथ इनके एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान जाना, इनको तैयार कर लेना। ये टॉपिक तो बिल्कुल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही पेपर हो जाए उसके बाद कॉपी उठाइएगा, एग्जाम पेपर उठाइएगा और वीडियो ऑन करिएगा और मैच कर लीजिएगा। ना मिले तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बाद में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, अब जैसे जो यूपी वाले हैं, जो सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, कहते हैं सर हमारे सिलेबस से ये टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अगर अगर आपके सिलेबस से वो टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है तो आप उस टॉपिक को ना पढ़ें। बाय द वे, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना तो है, ठीक है। अगर एक्सक्लूड कर दिया गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सर फिर आप क्यों बता रहे हैं? मैं कॉमन बता रहा हूं, सीबीएसई और आईएससी दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर यूपी वालों के लिए कुछ हटा दिया गया है तो आप उस चीज को ना पढ़ें, सीबीएसई वालों के लिए कुछ हटा दिया गया है तो आप उसे ना पढ़ें, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो आपको सबकी याद रखनी है। फंक्शनल ग्रुप के बाद में आपको एक इसी में टॉपिक आएगा होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है, ठीक है। और इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या करनी है यार? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप के बाद में या होमोलॉगस सीरीज के बाद में, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भैया प्लीज इसको मत नेग्लेक्ट करिएगा, चैप्टर 1 में भी था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन के बाद में साथ ही साथ एक और रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। और एक और मैं ऐड किए दे रहा हूं कंबशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एग्जांपल आता है फोटो रेस्पिरेशन का, इसी में एग्जांपल रेस्पिरेशन का आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज अ फोटोसिंथेसिस, व्हाई रेस्पिरेशन इज अ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 15, दैट इज हाइड्रोजनेशन reaction and hydrogenation of oil. Hydrogenation reaction, इसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, आपको ये तैयार ही करना है, पेपर में आएगा 100%, 200% ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद में फिर 16th टॉपिक जो हमारा है हाउ, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, हाउ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, फ्यूल्स, नेचुरल गैस आर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको डाल दे। 17 नंबर पे हमारा है, ये क्वेश्चन टाइप से है, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसपे मैंने बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है, आप उसको सीरियसली लीजिएगा। क्या है? व्हाई डू substances burn with or without flame, without flame,
देखो मैं आपको इसमें इसका एग्जांपल आंसर भी दे रहा हूँ। ऐसे फ्यूल्स जो कंप्लीट फ्यूल्स होते हैं वो बिना फ्लेम के बर्न करते हैं, जो इनकम्प्लीट फ्यूल होते हैं वो फ्लेम के साथ, येलो शूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली देख लीजिएगा। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट है दैट इज 18 टॉपिक एथेनॉल। एथेनॉल, ethanol and its properties and रिएक्शन, इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो आपको तैयार करनी है। 19 नंबर पे जो हमारा है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन नाम से भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पर जो है फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर एक रिएक्शन आती है 20 नंबर पर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये कुछ नेम्ड रिएक्शन है, मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको जो तैयार करनी है। फिर इसी में एक आती है 21 टॉपिक पर, हेलो फॉर्म रिएक्शन। This is also very important. Kindly note down all these topics or tick down in your index of the book और इनको रट डालो। ठीक है, मुझे भरोसा है अगर आप करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आपको आपकी जो जिस स्ट्रीम को आप चाह रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वॉटएवर, वो आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन भाई देखो, अगर हम मेहनत करके हमारे नंबर कम आते हैं तो हमें रिग्रेट कम होता है। ठीक है, कि ये बात एक हमको अंदर से सांत्वना रहती है कि हाँ हमने मेहनत की थी, चलो कोई बात नहीं, नंबर कम आए, हम एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर हम मेहनत भी नहीं करते और हमारे नंबर कम आते हैं, बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है, एंड दैट इज़ अ वेरी रिग्रेटफुल थिंग। मैं आप सबको रिग्रेट से बचाना चाह रहा हूँ। मेरी बात मानो, इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो और जब तक का टाइम है टिल योर लास्ट मिनट बिफोर द एग्जाम इसको पढ़ो। ठीक है, आराम से पढ़ो। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है हेलो फॉर्म के बाद में, कि व्हाट इज डिनेचर्ड एल्कोहल। 23rd, डिनेचर्ड एल्कोहल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या होता है जो बड़ी बड़ी एथेनॉल फैक्ट्रीज हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, तो एथेनॉल का फॉर्मेशन अब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है कि वो 20% पेट्रोल में अब एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेगी, जिससे कि हमारे ऊपर जो फॉरेन से हम जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं उसका जो पैसा खर्च होता है वो थोड़ा बहुत बचे। अब एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा किससे? शुगर केन की हेल्प से, शुगर फैक्ट्रीज से। तो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अब बात वही है कि भाई जब सामने बन नहीं है, एथेनॉल बन नहीं है, C2H5OH बन नहीं है, कहीं किसी ने उसको टेस्ट किया या उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो उसमें उसकी जान जा सकती है। अच्छा, जब हमें पहले से ही पता है कि ये जहर है, बाकायदा लिखा हुआ है इट इज अ पॉइजन, तो ऑब्वियस सी बात है आदमी जान करके जहर नहीं खाता है। ठीक है, तो डिनेचर्ड एल्कोहल एक तरीके से जो एथेनॉल है उसमें कॉपर सल्फेट और इस तरीके के पॉइजनस सब्सटेंसेस को मिला देते हैं, जिससे वो एल्कोहल अनफिट बन जाती है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो डिनेचर्ड एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, फिर 24 नंबर पर जो हमारा टॉपिक है वो कि मेथनॉल इज पॉइजन। कमेंट ऑन इट। मेथनॉल इज पॉइजन। कमेंट। आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि मेथनॉल जब बॉडी में जाती है तो किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं और
ये क्यों पॉइजन है और इससे कौन कौन से किस किस प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने मेथनॉल को कंज्यूम कर लिया, जिसको हिंदी में कच्ची शराब भी बोलते हैं। इंग्लिश में एक शब्द यूज होता है हुक, HOOK, हुक। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोपोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी 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 आएगी। ठीक है, 26 नंबर पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। बाबू यहां से 3 नंबर का मिलेगा, सोप एंड डिटर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको तैयार कर लो, पेपर में मिलेगा, 100% मिलेगा, 100 नहीं 1000% मिलेगा सोप एंड डिटर्जेंट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब सोप एंड डिटर्जेंट में तैयार क्या करना है? नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ सोप। नंबर 3 या पॉइंट नंबर C, दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि हाउ सोप रिएक्ट विद अ डर्ट या डर्टी क्लोथ के साथ सोप जो है कैसे रिएक्ट करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसके बाद में जो आपको इसमें तैयार करना है दैट इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, ठीक, डिटर्जेंट होते क्या है? ठीक है, व्हाट, फिर डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी आपको डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी आपको तैयार करना है। फिर डिटर्जेंट, अच्छा, अगर आप सोप को हार्ड वाटर में लेकर के कपड़े वॉश करते हो तो वहां पर आपको फेदर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पर डिटर्जेंट को हार्ड वाटर में यूज करते हैं तो आपको फेदर मिलेगा, वहां पर क्लींजिंग होगी। तो हाउ और व्हाट हैपेंस कि डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में भी कपड़े को साफ कर देते हैं इजिली, जबकि सोप सोप नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है, डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप, वाई, कि डिटर्जेंट सोप से बेटर क्यों है। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो हमारा पहला टॉपिक था दैट इज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो 25 मार्क्स का हमारा पार्ट आने वाला है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है 2 अलग अलग वीडियोस में। एक वीडियो में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताया। जो हमारा ये वाला वीडियो है इसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताया एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में बताया। आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में वर्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। इसी तरीके से फिजिक्स के लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। कोशिश करूंगा कि कल और नहीं कल तो परसों सुबह तक आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैक्स टू मैक्स टाइम केवल स्टडीज के लिए दीजिए, पढ़ाई के लिए दीजिए। अब आप ये समझ लीजिए राइट नाउ मैं इतना ज़्यादा फैटिक महसूस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा थका हूँ सुबह से काम करके, उसके बावजूद भी मुझे आता है कि मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाने हैं। फिर भी मैंने आकर के खड़े होकर के आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं, तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट माय हार्ड वर्क। आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका भला हो जाएगा तो मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, सभी को राधे राधे। कीप
स्टडीइंग एंड बी हेल्दी। हेल्थ का भी ध्यान रखिए। राधे श्याम।